हेलो फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द इंटरव्यू को पूरी तरह से समझेंगे, कवर करेंगे और रिवाइज करेंगे। ये चैप्टर सिर्फ 10-15 पेजेस का है, लेकिन इसके अंदर इंटरव्यूज की पूरी दुनिया और एक जीनियस राइटर की सोच छुपी हुई है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हमें बताते हैं कि इंटरव्यू जो कोई 130 साल पहले शुरू हुआ, आज जर्नलिज्म की बेसिक यूनिट बन चुका है। हर लिटरेट आदमी ने किसी न किसी इंटरव्यू को पढ़ा जरूर होगा, लेकिन आयरनी ये है कि जिस चीज को हम इतना कॉमन मानते हैं उसके बारे में लोगों के व्यूज बिल्कुल अलग अलग हैं। कुछ लोग इसे एक सुप्रीम आर्ट फॉर्म मानते हैं जो सच्चाई तक पहुंचाता है। इमेजिन एक अच्छा इंटरव्यूअर आपके फेवरेट सेलिब्रिटी के दिमाग में घुसकर उनकी असली सोच बाहर निकाल लेता है। वाह! लेकिन अब सुनिए दूसरा साइड, जो मोस्टली सेलिब्रिटीज स्पेशली राइटर्स का है। इनके लिए इंटरव्यू एक नाइटमेयर है, एक ऐसी चीज जिससे वो दूर भागते हैं। क्यों? आइए कुछ फेमस एग्जाम्पल से समझते हैं। लुइस कैरल, एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर, उनसे कोई इंटरव्यू लेने आता था तो उनको जस्ट हॉरर फील होता था। उनका मानना था कि ये बीइंग लायनाइज्ड यानी सेलिब्रिटी बनाकर दिखाना गलत है। वो ना तो कभी इंटरव्यू देने को तैयार हुए, ना ही अपना ऑटोग्राफ देते थे। रुडयार्ड किपलिंग, इनका एटीट्यूड तो और भी कॉन्डेमनेटरी था। उनकी वाइफ ने अपनी डायरी में लिखा कि एक दिन 2 रिपोर्टर्स ने उनका पूरा दिन रेक कर दिया। खुद किपलिंग ने कहा, इंटरव्यू देना इमोरल है, एक क्राइम है, कावर्डली एंड वाइल एक्ट है। पर एक ट्विस्ट है, किपलिंग ने खुद चंद साल पहले मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। थोड़ा हिपोक्रिटिकल लगा ना? वीएस नायपॉल और सॉल बेलो, नोबेल प्राइज विनर राइटर्स। नायपॉल कहते हैं इंटरव्यू से लोग वुंडेड हो जाते हैं, अपना कुछ हिस्सा खो देते हैं। और सॉल बेलो ने तो आइकॉनिक लाइन बोली, इंटरव्यूज ऐसे लगते हैं जैसे थंब प्रिंट्स ऑन माय विंड पाइप। सोचिए, किसी के गले पर उंगलियों के निशान। बहुत सफोकेटिंग फीलिंग है ना? तो फिर क्या इंटरव्यू बुरा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑथर हमें बताना चाहता है कि चाहे इसकी कितनी भी क्रिटिसिज्म क्यों ना हो, इंटरव्यू आज की दुनिया का सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। डेनिस ब्रायन कहते हैं कि आज हम अपने कंटेम्प्रेरीज, सेलेब्स, लीडर्स के बारे में जो विविड इंप्रेशंस रखते हैं, वो मोस्टली इंटरव्यूज के थ्रू ही आते हैं। इसलिए इंटरव्यूअर की पावर और इन्फ्लुएंस आज अनप्रेसिडेंटेड है। वो हमारे लिए रियलिटी फिल्टर करते हैं। अब चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि चैप्टर का 70% है, वो एक रियल इंटरव्यू है। इटालियन स्कॉलर, फिलोसोफर, सेमियोटिक्स एक्सपर्ट और वर्ल्ड फेमस नॉवेलिस्ट अम्बर्टो एको का। इंटरव्यूअर है द हिंदू के मुकुंद पद्मनाभन। अम्बर्टो का बैकग्राउंड समझ लो। 40 से ज्यादा स्कॉलरली बुक्स लिखने वाला एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, जिसने 50 इयर्स की एज में पहला नॉवल लिखा, द नेम ऑफ द रोज, और वो 1 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बेचकर सुपरस्टार बन गए। तो चलो इस फैसिनेटिंग इंसान से बातचीत के मेन पॉइंट्स डिकोड करते हैं। इंटरव्यूअर ने सबसे पहला सवाल पूछा कि आप इतना काम कैसे करते हो? अम्बर्टो का जवाब था इंटरस्टिसेस। ये क्या है? एम्प्टी स्पेसेस, गैप्स इन टाइम। अम्बर्टो कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे खाली स्पेसेस होते हैं। जैसे आप एलिवेटर से मेरी 3rd फ्लोर पर आने वाले हो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये 2-3 मिनट मेरा इंटरस्टिस है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, वो कहते हैं। इसी छोटी सी खाली जगह में वो एक पूरा आर्टिकल लिख सकते हैं। सो लेसन है, हम भी अपने दिन के छोटे छोटे गैप्स, बस का वेट, चाय ब्रेक का प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। मुकुंद ने नोटिस किया कि अम्बर्टो का एकेडमिक राइटिंग भी रेगुलर बोरिंग एकेडमिक स्टाइल की तरह नहीं होता, वो प्लेफुल और पर्सनल होता है। अम्बर्टो ने बताया कि जब उन्होंने अपनी फर्स्ट पीएचडी डेजर्टेशन सबमिट की थी, तो एक प्रोफेसर ने कहा कि तुमने अपनी स्टोरी ऑफ रिसर्च सुनाई है, इंक्लूडिंग ट्रायल्स एंड एरर्स। उसी दिन 22 ईयर्स की एज में अम्बर्टो ने समझ लिया कि स्कॉलरली बुक्स ऐसे ही लिखनी चाहिए, एक स्टोरी की तरह। इसलिए उनके एसेज में भी एक स्टोरी जैसा फ्लो होता है। और शायद यही रीजन है कि उन्होंने नॉवेल्स लिखना 50 इयर्स की एज में शुरू किया, क्योंकि उनकी नरेशन की क्रेविंग ऐसे से सेटिस्फाई हो चुकी थी। उनके फ्रेंड रोलैंड बार्ट्स नॉवल नहीं लिख पाने से फ्रस्ट्रेट थे, लेकिन अम्बर्टो ऐसा कभी फील नहीं करते थे। ये प्रॉबेबली चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है। अम्बर्टो ने 40+ स्कॉलरली बुक्स लिखी हैं, लेकिन दुनिया उसे सिर्फ द नेम ऑफ द रोज वाले नॉवेलिस्ट की तरह जानती है। क्या इससे उनको दिक्कत होती है? हाँ, उन्होंने क्रिस्टल क्लियर कहा, मैं खुद को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मानता हूँ जो संडेज को नॉवेल्स लिखता है। ये जोक नहीं है।
Visual of a professor's hat on one side and a pen on the other, with Umberto choosing the hat. वो कहते हैं कि वो academic conferences attend करते हैं, writers meetings नहीं, लेकिन फिर वो maturely accept भी करते हैं कि novels लिखकर वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं. Semiotics पर बुक से 10 लाख readers expect नहीं कर सकते. Last big point, इतना serious novel जिसमें metaphysics, theology, medieval history है, वो इतना famous कैसे हो गया? Journalists और publishers इसे puzzle मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लोग सिर्फ easy time pass चीज़ें पसंद करते हैं. Umberto इससे disagree करते हैं. वो कहते हैं दुनिया में 6 बिलियन लोग हैं. 1.5 करोड़ कॉपीज बेचना मतलब आपने सिर्फ एक छोटा परसेंटेज रीडर्स को टच किया है. वही रीडर्स जो इजी एक्सपीरियंसेस नहीं चाहते. वो खुद भी रात को डिनर के बाद लाइट टीवी शोज देखते हैं एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन पूरा दिन नहीं. बैलेंस जरूरी है. अल्टीमेटली अम्बर्टो मानते हैं कि बुक का सक्सेस एक मिस्ट्री है. अगर ये नॉवल 10 साल पहले या बाद में लिखा होता तो शायद सेम सक्सेस नहीं मिलती. टाइमिंग, लक, सब कुछ मिक्स है. अब थोड़ा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज करते हैं. ड्युअलिटी ऑफ इंटरव्यूज. ये चैप्टर आपको एक बैलेंस्ड व्यू देना चाहता है. इंटरव्यूज एक तरफ से पावरफुल, इन्फॉर्मेटिव है, दूसरी तरफ इन्वेसिव, ओप्रेसिव भी हो सकते हैं. दोनों पर्सपेक्टिव्स को एग्जाम्पल्स के साथ याद रखो. अम्बर्टो एको का फिलॉसफी, उनका इंटरस्टिसेस वाला आइडिया टाइम मैनेजमेंट का मंत्र है. उनकी राइटिंग स्टाइल की यूनिकनेस, स्टोरी टेलिंग इन एकेडेमिया और सबसे ज़रूरी उनकी सेल्फ आइडेंटिटी एज अ प्रोफेसर फर्स्ट. ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत से क्वेश्चंस का बेस बन सकता है. की क्वोट्स एंड मेटाफर्स, थंबप्रिंट्स ऑन माई विंड पाइप, सॉल बेलो. इंटरव्यूज का ओप्रेसिव फीलिंग, wrecked by 2 reporters, Kipling's wife's diary, interviews का intrusive nature, a university professor who writes novels on Sundays, Umberto का central identity statement, interstices, Umberto का secret to productivity, literary devices and discourse, chapter के end में discourse linkers और signalers पर focus है, interview में which brings me to my next question या but let me tell you another story जैसी lines बात को smoothly आगे बढ़ाती हैं. ये coherence के लिए ज़रूरी है. The big question on success. द नेम ऑफ द रोज की सक्सेस हमें बताती है कि मास ऑडियंस सिर्फ लाइट कंटेंट नहीं चाहती. सीरियस, वेल रिसर्च्ड आर्ट भी पॉपुलर हो सकता है. पब्लिशर्स की अजम्पशन गलत हो सकती है. तो दोस्तों, द इंटरव्यू चैप्टर बेसिकली 2 चीजें सिखाता है. पहला, कम्युनिकेशन के एक कॉमन मीडियम को क्रिटिकली कैसे देखा जाए. दूसरा, एक जीनियस इंसान यानी अम्बर्टो एको की सोच, काम करने की टेक्निक और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे समझा जाए. फाइनल रिवीजन टिप, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में हमेशा बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना याद रखना. इंटरव्यूज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों, और अम्बर्टो से रिलेटेड क्वेश्चंस में उनकी मल्टी लेयर्ड आइडेंटिटी को हाईलाइट करना. वो एक साथ स्कॉलर, स्टोरी टेलर, प्रोफेसर और नॉवलिस्ट हैं.